स्टूडेंट्स, आज एक हम न्यू टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नेचुरल फार्मिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन में हम इस नेचुरल फार्मिंग के काफ़ी एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे। जैसे इंक्लूड करने वाले हम क्या क्या इसमें फार्मिंग बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे यहाँ पर कैसी फार्मिंग हुआ करती थी, हमारी एक तरह से कह सकते हैं हमारी फार्मिंग की हिस्ट्री, फार्मिंग बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कब आया। ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 में आता है। इससे बिफोर जो फार्मिंग हुआ करती थी, इससे पहले की जो फार्मिंग है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग, और हम फार्मिंग की इम्पैक्ट की डिस्कशन करेंगे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने फार्मिंग में क्या इम्पैक्ट डाला, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। ठीक है, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारी फार्मिंग में क्या स्टेप पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, दोनों इम्पैक्ट देखेंगे, है ना। किसी भी चीज़ के दोनों एस्पेक्ट होते हैं ना, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। और तीसरा हम नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, और चौथी हम नेचुरल फार्मिंग के एम के बारे में बात करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का क्या एम है। हम क्यों दोबारा से नेचुरल, क्योंकि 1967 से पहले हम ज़्यादातर नेचुरल फार्मिंग पे फोकस करते थे। तो अब हमें इस चीज़ पर दोबारा से हम क्यों आ रहे हैं, क्यों हमें ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद भी हमें दोबारा से नेचुरल फार्मिंग पे स्विच करना पड़ रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गई ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्या इसके लूप फॉल्स रहे, तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो नेचुरल फार्मिंग का एम क्या है, इसके बारे में। बेनिफिट ऑफ नेचुरल फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और चैलेंजेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, और नेचुरल फार्मिंग के चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसको नेचुरल फार्मिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब हम जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग होती क्या है। ठीक है, हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो हमारी बैकबोन है हमारे नेशन की। ठीक है, अगर हमारे फार्मर्स नहीं होंगे तो हमें बेसिक नीड जो हमारी फूड है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। तो फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन की बैकबोन है, और हमारी इकोनॉमी की भी बैकबोन है। सबसे ज़्यादा हमारा जीडीपी जो है, हम जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन जो है फार्मिंग में इंक्लूड है, अभी भी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग हमारे लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम नेचुरल फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जो फार्मिंग है बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम कैसी फार्मिंग किया करते थे, तो हम पाते हैं कि इस समय हमारे पास कैसी फार्मिंग हुआ करती थी। हमारे पास नेचुरल मेथड को यूज़ करते थे हम। ठीक है, नेचुरल मेथड में क्या क्या यूज़ करते हैं, मॉनसून की बात करेंगे। मॉनसून पे डिपेंडेंट होती थी हमारी फार्मिंग, बारिश पर। ठीक है, और जो विंटर समर्स इन पे हमारी फार्मिंग डिपेंड होती थी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे हम ऑर्गेनिक, मतलब कि हमारे जो फर्टिलाइज़र्स हुआ करते थे वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं हुआ करते थे, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हुआ करते थे। ठीक है, एंड डोंट एक्सेसिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़, और हम उतने हम डेवलप भी नहीं थे, तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं थी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ नहीं करते थे। हम सिर्फ ऑर्गेनिक मेथड को ही यूज़ करके अपनी फार्मिंग करा करते थे। तो हमारे 1967 से पहले जो फार्मिंग का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जहाँ पर नेचुरल मेथड को यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ जहाँ पर मॉनसून का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर एक्सेसिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सेसिव टेक्नोलॉजी के लिए हम कैपेबल ही नहीं थे, इसलिए हमारे यहाँ पे एक्सेसिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं होता था।
अब हम पाते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए हमारे नेशन पर। तो हम पाते हैं कि हमारे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए, तो जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले का टाइम देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पर फूड स्केयरसिटी थी, मतलब कि हंगर बहुत ज़्यादा थी। हमारी जो पॉपुलेशन थी उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है। पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, फूड की डिमांड जो है हमारी बहुत ज़्यादा है, बट हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम था। तो सबसे पहले जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन हम इसीलिए लेकर आए थे कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी बेसिक नीड फूड और हंगर को एलिवेट कर सकें। ठीक है, इसकी हम हंगर को और हंगर कम हो हमारे नेशन की, है ना, फूड स्केयरसिटी को हम कम कर सकें। ठीक है, फूड स्केयरसिटी होगी तो हमारी पॉपुलेशन है वो हेल्दी भी नहीं रहेगी और वो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर पाएगी, जीडीपी भी हमारी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो हमें पहले बेसिक नीड पे हमें फोकस करनी थी। तो हम 1947 में हमने इंडिपेंडेंस ली और फिर उसके बाद हम 1967 तक हमने प्रॉपर नेचुरल मेथड को फॉलो किया। फिर हम यहाँ पर काफ़ी रिफॉर्म्स भी आए हैं, कुछ जैसे लैंड रिफॉर्म्स वगैरह भी आ रहे हैं। फिर उसका जिम्मेदारी सिस्टम वगैरह को भी एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब लेकिन अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी जनरेट हो रही है, वो जनरेट हो रही है कि हम अपनी पॉपुलेशन की नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे फॉर फूड। ठीक है, तो हम पहले पता है टोटली डिपेंडेंस हुआ करते थे। हमारी टोटली डिपेंडेंस किस पे होती थी, पहले हम मॉनसून पे डिपेंड हुआ करते थे। हमारी जो अपनी टोटल कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है उस समय हमारे पास, तो हम मॉनसून पे प्रॉपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर मॉनसून अच्छा होता था तो हमारी खेती भी अच्छी होती थी। अगर मॉनसून में अगर सूखा पड़ा, ड्रॉट्स की कंडीशन हो रही है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट है तो हमारी खेती पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था। सो वी वर फेसिंग फूड शॉर्टेज। और हम क्या कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर फूड की इतनी स्केर्सिटी, फूड शॉर्टेज है, तो फिर हमें क्या करना पड़ा, मोर हंगर एंड मोर पॉवर्टी हम इंडिया फेस कर रही है। हंगर भी बहुत ज़्यादा और हम फिर पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। लोगों के जो अर्निंग भी बहुत कम हो रही है, क्योंकि उस समय तो हमारी बहुत सारी सर्विस क्लास तो इतनी इमर्ज नहीं हुई है और बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी, आज भी हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। उस समय तो बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करा करती थी। तो हमारे सामने ये एक प्रॉब्लम आई कि हमें अपनी हंगर को कैसे ख़त्म करें। तो फिर हमने फिर वी डिपेंडेड अपॉन, और हम क्या थे कि अब हमें क्या है, अपनी बेसिक नीड फॉर फूड के लिए भी जो है हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता था डेवलप्ड कंट्रीज़ पर। ठीक है, और वो हमारे बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करेंगी। इसलिए कभी कभार क्या होता था कि जो नेशंस होते थे, जो फॉरेन नेशंस होते थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हुआ करती थी, मना भी कर देती थी, फिर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस, देन वी अडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। इट इज़ ओनली फॉर एग्रीकल्चर, बट आवर गवर्नमेंट फ्रेम 5-year प्लान फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये क्या था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, हमने इसको अडॉप्ट किया 1967 में, और हम 5 साल का प्लान बनाते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो जो कि प्रमोट करेगा हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा, इसलिए हम 5-year प्लान बनाते थे। वी बिकम सेल्फ रिलायंस, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। सो वी फेस सम नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन, है ना। हमने क्या करा कि हम ये चाहते थे कि हम सेल्फ रिलायंस बन जाए अपने फूड प्रोडक्शन में। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सेल्फ रिलायंस तो बन गए, हमारे पास फूड का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है। फूड का प्रोडक्शन तो हमारा ठीक था, लेकिन अब कुछ ईयर से हमें देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, है ना, हमारा जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारा फूड का प्रोडक्शन फिर से डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब हमें क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, अब हमें ये स्टेप लेने पड़ेंगे कि हमें क्लाइमेट को कैसे बैलेंस करना है और फूड प्रोडक्शन को मेंटेन कैसे रखना है और इंक्रीज़ कैसे करना है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन वो काफ़ी है, तो उसकी बेसिक नीड जो है फूड ही फुलफ़िल करेगा। बेसिक नीड में एक फूड भी तो आता है। तो रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी की जो नीड है वो कौन क्या फुलफ़िल कर सकता है, वो हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छा होगा। नहीं तो फिर हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ रहा है, नाउ वी फेस सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्थ ग्रीन रेवोल्यूशन विच अफेक्ट क्लाइमेट चेंज एडवर्सली। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन ला चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद अब हमारे नेशन में ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेके आ गए, उसके बाद हम सेल्फ रिलायंस बन गए। लेकिन अब हम क्या
क्या फेस कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की नेगेटिव इफेक्ट फेस कर रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब हमारा जो क्लाइमेट है वो नेचुरल पैटर्न से चेंज होता जा रहा है, और जो क्लाइमेट का जो नेचुरल पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और हम क्या हमारे पास क्या हो रही है कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसका जो प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस होता जा रहा है। अब हमें इसके लिए इसके जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, अब उसको कैसे ख़त्म करना है, अब हमें इसके लिए स्टेप लेने पड़ेंगे। और हम अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखेंगे, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट जो थे वो सिर्फ कुछ स्टेट्स में ही पड़े, ठीक है। देखो, अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे हैं। तो अब जो हमारे पास क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि हम सेल्फ रिलायंस हो गए थे। सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि हम सेल्फ रिलायंस हो गए थे, ठीक है। हमें फूड के लिए किसी भी डेवलप्ड नेशन पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं थी किसी की, है ना। तो हम ये हो गए, हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का ये नेगेटिव इम्पैक्ट, हमारे मेजर इम्पैक्ट यही पड़ा, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जो जितनी पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम फूड प्रॉपर मतलब प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, और बेसिक नीड फुलफिल हो रही है, ठीक है। हमारे PDS सिस्टम्स भी चलते हैं, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर हम कुछ मिनिमम ग्रेन्स जो हैं, एक एक जैसे पर पर्सन 5 kg, मतलब 3 kg शायद से गेहूँ है और 2 kg राइस है, ठीक है, शायद से नहीं, हाँ डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे वीट है, तो 5 kg पर पर्सन हम जो है मिनिमम अमाउंट में प्रोवाइड कराते हैं। तो जो इतनी हमारी पॉपुलेशन थी और प्रोडक्शन भी बैलेंस हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन आने से। अब लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमारा क्या हो गया, वो तो आया, लेकिन अब हम बेचारा इस ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद हमने काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा। और नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे मेजर क्या हो रहा है, हमारे क्लाइमेट पे पड़ रहा है। और इस क्लाइमेट पे नेगेटिव क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेट है वो नेचुरल अपना वेदर पैटर्न है उसको चेंज कर रहा है, जैसे उसका नेचुरल पैटर्न हुआ करता था। जैसे नेचुरल पैटर्न में जैसे हम जैसे यूपी में देखते हैं या दिल्ली में देखते हैं, समर्स विंटर्स, ये अपना हुआ करता था, विंटर्स समर्स और आपका ऑटम रेनी सीज़न, ये सारे सीज़न हुआ करते। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारा हॉट क्लाइमेट हो रहा है। तो हमारा जो क्या हो रहा है, हमारा क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहा है। यूपी में भी देख सकते हैं, काफ़ी नेशंस में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इससे क्या कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारे यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा सबसे बड़ा, है ना। तो अब हमें क्या इससे क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, हमारी जो फूड की स्केर्सिटी है वो फिर से रिवाइवल हो सकती है, रीजनरेट हो सकती है, ठीक है। रीजनरेट कैसे, फूड की स्केर्सिटी दोबारा से रीजनरेट कैसे हो सकती है, वो ऐसे रीजनरेट हो सकती है कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का क्लाइमेट चेंज होगा और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन ज़्यादा होगा, तो जो हमारा जो अर्थ है उस पर अर्थ जो है वार्मर होगी, गर्म होगी। और जो गर्म अर्थ है वहाँ पे अगर हम कल्टिवेट, जैसे अब फॉर एग्जांपल अब आना वीट का कल्टीवेशन हो रहा है, आज वीट का कल्टीवेशन क्या हो रहा है, उसको प्रॉपर वीट को क्या हो रहा है, अर्थ वार्म हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे रिड्यूस होगी, सॉइल की फर्टिलिटी इसलिए रिड्यूस हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, है ना, बरकरार रखते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ रही है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होगी तो इसमें हम कुछ भी ग्रो करेंगे और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो उसके साइज़ में भी उसका साइज़ भी काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है, उसका साइज़ भी, क्योंकि वीट का हम काफ़ी छोटा साइज़ देख रहे हैं और उसका जो कल्टीवेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक
है, ये इसका हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी और कुछ और भी हम नेगेटिव इम्पैक्ट इसके देखेंगे, लेकिन अब इन नेगेटिव इम्पैक्ट से अब हमें ये लर्न करने को मिला है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अपने एग्रीकल्चर में चेंज करना चाहिए, नहीं तो फिर से हमें फूड स्केर्सिटी फेस करनी पड़ सकती है। इससे फिर कल्टीवेशन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो फिर हमें इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा। हमारा कल्टीवेशन अगर कम होगा तो हमें फिर इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा, तो हमें फिर से हमें फूड स्केर्सिटी फेस करनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए कि हमें अब अपना एग्रीकल्चर को, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हैं अब हम, है ना, चेंज कर रहे हैं अपना कल्चर की जो प्रैक्टिस जो हम कर रहे थे 1967 के बाद, उसको चेंज करने पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम थोड़े से और नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन के, ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का ना पॉजिटिवली इम्पैक्ट जो है बस कुछ ऐसे नेशन है जहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी मतलब बड़े किसान हैं, और मार्जिनल और बड़े किसान जो स्मॉलर्स पे इसके कोई अच्छे इफेक्ट तो पड़ा नहीं है। पॉजिटिवली इम्पैक्ट किस किस पे पड़ा है, जो नॉर्थन स्टेट ऑफ नेशन, जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ पर लैंड भी बहुत अच्छी है, कल्टीवेशन के लैंड भी अच्छी है, और यहाँ पे जो हमारे मार्जिनल और बिग फार्मर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वो ही इतने जो है टेक्नोलॉजीज़ को परचेज़ कर सकते हैं और अपने हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स को परचेज़ कर सकते हैं, वो इतने सक्षम हैं, तो उन्हीं के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, और एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें नॉलेज तो नहीं है, लेकिन उन्हें चीज़ें मिल गई हैं, तो वो क्या करते हैं, ओवर प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, वो एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, जो केमिकल्स डालते जा रहे हैं, तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर रहे हैं, तो इट कॉज मेजर हेल्थ इशूज़। जैसे और इससे क्या हो रहा है कि उस सब्जी को हम खाते हैं, वो जो भी सब्जी है, वीट है, राइस, उसे हम खाते हैं, तो उससे हमारी हेल्थ पे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, कैंसर। इंडिया जो है डिसीजेस में भी इंडिया काफ़ी हमारे यहाँ पर काफ़ी डिसीज़ नई डिसीज़ आ रही हैं, जो कि ये केमिकल वगैरह से हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो रिलीज़ करते हैं मोर CO2, मीथेन और अदर पॉल्यूटेड गैसेस। जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो CO2, मीथेन और बहुत सारी पॉल्यूटेड गैसेस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और ये गैसेस क्या करती हैं, हमारे ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को इंक्रीज़ करती हैं। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ कॉज ग्राउंड वाटर डेप्लीशन, और हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ट्यूबवेल लगा देंगे तो काफ़ी वाटर का एक्सेसिव वाटर का यूज़ करें, जिससे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो तो रिड्यूस होता जा रहा है, वो ख़राब होता जा रहा है, और हमारी जो अर्थ है उसमें भी होल होता जा रहा है, उससे वाटर खींचा जा रहा है ओवर। तो इट प्रोस्पेरस द कंडीशन ऑफ बिगर फार्मर्स एंड पुअर बिकम पुअर। और जो बिगर फार्मर्स हैं वो तो उनकी कंडीशन तो इसने प्रोस्पेरस करी है, मतलब पूरी इंक्रीज़ करी है, उनके यहाँ संपत्ति पूरी आ गई, और जो पुअर जो है वो गरीब के गरीब रहे। गवर्नमेंट सपोर्ट द बिगर फार्मर, और जो गवर्नमेंट है वो बिगर फार्मर्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ नीड ऑफ दैट टाइम, बट नाउ, उस समय की तो नीड थी ये, बट नाउ क्लाइमेट चेंज बिकम अ वेरी सीरियस इशू। लेकिन अब जो है क्लाइमेट चेंज बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। सो वी हैव टू स्विच टूवर्ड नेचुरल फार्मिंग विद सम मॉडिफिकेशन। हमें अब क्या करना पड़ेगा, नेचुरल फार्मिंग की तरफ स्विच करना पड़ेगा कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। ठीक है, व्हाट इज़ नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, इसकी एक डेफिनेशन दी है, एक स्कॉलर हैं उनको बोलेंगे फूको होकू जो हैं फूको होकू मेथड है। उन्होंने क्या बोला, वो ये बोलते हैं, उन्होंने ये नेचुरल फार्मिंग को क्या बोला, एम्फोसाइज मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन एंड वर्किंग इन हारमनी विद नेचर। कम से कम ह्यूमन का इंटरवेंशन होना और नेचर के साथ मिलकर काम करना है।
ठीक है। नेचर पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग का नेचर पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, और नेचर के साथ मिलके जो फार्मर है वो काम करता है, और कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। एडॉप्टिंग केमिकल फ्री फार्मिंग, और हम कैसी फार्मिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग स्कीम अंडर भारतीय कृषि पद्धति, और नेचुरल फार्मिंग स्कीम कौन सी हमारे नेशन में नेचुरल फार्मिंग स्कीम कौन सी स्कीम के अंदर नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, भारतीय कृषि पद्धति इंडिया की ये एक नेचुरल फार्मिंग स्कीम है ना। इंडिया भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, जो केमिकल फ्री फार्मिंग होती है, जो कि नेचर की हार्मनी के साथ की जाती है, नेचर को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, नेचुरल फार्मिंग है नेचर पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और जो यहाँ पर कम से कम ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, ठीक है। और हम नेचुरल फार्मिंग की एम्स देखते हैं, एम्स क्या क्या है नेचुरल फार्मिंग के, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो गया, सॉरी। तो नेचुरल फार्मिंग के क्या क्या एम्स हैं देखते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, नेचुरल फार्मिंग क्या करती है, हमारी नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, हमारी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगी नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, ठीक है। जिससे कि वहाँ पे हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ना, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो रीजनरेट करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। फोस्टर बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ क्रॉप, और हमारी बायोडाइवर्सिटी को जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल में, और प्रॉपर ये हमारी क्रॉप्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, तो इनको भी प्रमोट करेगी। प्रमोट नॉन टिल एंड मिनिमम टिल, है ना, और ये प्रमोट करेगी कम से कम खुदाई, और कम से कम खुदाई को, ना तो बिल्कुल खुदाई ना हो, या कम से कम खुदाई हो, ठीक है, जिससे कि हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे नहीं, ठीक है। फोकस ऑन क्रॉप रोटेशन एंड पॉलीकल्चर, और हम क्रॉप मतलब रोटेशन वाइज क्रॉप्स का कल्टिवेशन करेंगे, ऐसे नहीं कि एक ही क्रॉप लगाते रहते, तो सिर्फ सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस होती है, तो एक रोटेशन वाइज क्रॉप्स का कल्टीवेशन करेंगे। और पॉलीकल्चर, और पॉलीकल्चर का मतलब होता है कि एक ही जगह पर कई सारी क्रॉप्स का कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी वो इंक्रीज़ हो। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंडोजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम क्या करेंगे, जो हमारे इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, जो कि सॉइल के अंदर होते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर, मेकिंग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू प्लांट्स, और इनका क्या यूज़ होता है, ये हमारा जो ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं हमारे ऑर्गेनिक मैटर को, एंड मेकिंग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल बनाते हैं, ठीक है, जिस प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। स्प्रिंकल एंड ड्रिप बेटर इरीगेशन स्प्रिंकल और ड्रिप इरीगेशंस का यूज़ होगा, जो बेटर इरीगेशन कर सकें, और हमारे यहाँ पर जिससे कि वाटर का यूज़ भी कम होगा। टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस द ओवर यूज़ ऑफ वाटर, और ये हमारे वाटर के ओवर यूज़ को कम करेंगे, ठीक है। प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, और मिलेट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। एंड इंडिया सेलिब्रेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन 2023, इंडिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने सेलिब्रेट करा 2023 में। मिलेट्स से क्या होता है, मिलेट्स लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो हम मिलेट्स को भी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक एंड काउ डंग यूरिन फॉर यूज़ फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, काउ डंग वगैरह वेस्ट जो होता है, लाइव स्टॉक का वेस्ट और लाइफ स्टॉक को भी इंक्लूड करेंगे अपना एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं नेचुरल फार्मिंग के, नेचुरल फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है हम वो पाते हैं,
रिड्यूस इनपुट कॉस्ट, मतलब हमारा खर्चा कम हुआ क्योंकि केमिकल वगैरह हमें ख़रीदने पड़ते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेस रिलाई ऑन केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, और हमें केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स पे कम से कम रिलाई करेंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हमें केमिकल्स का यूज़ कम करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करेंगे, जो कि हमारी सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को, फ्लोरा फाउना बायोडाइवर्सिटी, उसको भी, उनको भी, उनकी लाइफ को भी सेव करेगा, क्योंकि और हमारा पॉल्यूशन भी कम होगा, वाटर में भी जो है केमिकल्स कम जाएंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि हम एनवायरनमेंट को ऐसे, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी रहेगी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कम होगा, तो हमारी सस्टेनेबल, मतलब इससे हम उसी लैंड को हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रीजनरेशन होता रहेगा, ठीक है। और इन्हेंस्ड फार्मर इनकम, और ये हमारी फार्मर इनकम को भी बढ़ाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑर्गेनिक फूड आइटम्स हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, उनका काफ़ी प्राइस होता है, मतलब वो एक्सपेंसिव होती है देन केमिकल, ठीक है, क्योंकि उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। तो फार्मर इनकम इंक्रीज़ होगी, हेल्दियर फूड एंड रिड्यूस लाइफ स्टाइल डिसीजेस, रिड्यूस नेशन बर्डन, और हमारा खाना अच्छा होगा तो हमारी लाइफ स्टाइल डिसीजेस रिड्यूस होंगी, और रिड्यूस होगा हमारे नेशन के ऊपर बर्डन, ठीक है। क्योंकि हेल्थ में भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, अगर हमारा फूड जो है वो ऑर्गेनिक होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे नेशन का बर्डन भी रिड्यूस होगा। इन फ्यूचर वाटर स्केर्सिटी बिकम अ मेजर इशू, सो नेचुरल फार्मिंग हेल्पफुल फॉर सेफ वाटर, तो फ्यूचर में जो है वाटर की जो स्केर्सिटी है ना, एक बहुत ही बड़ा इशू बनने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है वर्ल्ड में, है ना, और जो हमारा जो ओशन है, वहाँ पे हमें माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिल रही है, तो वाटर जो है हमें एक फ्रेश वाटर हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरल फार्मिंग हेल्पफुल फॉर सेफ वाटर, पानी को सेव करने के लिए नेचुरल फार्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कर पाएंगे इससे, हम ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को भी रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, और हम इससे पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि इसके अच्छे हमें दाम मिलेंगे, एक्सपेंसिव होगी, ठीक है, बिकॉज पुअर फार्मर कैन ऑल्सो डू दिस, और इससे ना जो गरीब फार्मर होगा ना, वो भी ईजिली कर पाएगा ऑन एफोर्डेबल प्राइस, और एक एफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी इसमें इंसेंटिव्स देगी, ठीक है, इनको सपोर्ट करेंगे, तो इससे हम क्या होगा, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी, फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे, हम इस खेती को, इस कल्टीवेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। अब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। हाई पॉपुलेशन एंड डेंसिटी प्रेजेंट इन आवर नेशन, और जो हमारे नेशन में क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे, अब नेचुरल फार्मिंग हम कर लेंगे, उसके क्या क्या बेनिफिट हम सब देख लिए, अब हम क्या देखने वाले हैं, हमारे नेचुरल फार्मिंग सक्सेसफुल होने में क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, चैलेंजेस क्या क्या हमारे पास में। सबसे पहले हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो उनकी फूड रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, तो नेचुरल फार्मिंग कैन रिड्यूस प्रोडक्शन, इट कैन राइज फूड स्केर्सिटी प्रॉब्लम। नेचुरल फार्मिंग क्या कर दे, उनकी फूड रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरल फार्मिंग क्या कर सकती है, वो रिड्यूस कर सकती है फूड प्रोडक्शन को, और इससे राइज हो सकता है फूड स्केर्सिटी की प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा प्रोडक्शन लेस होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है बिकम लेस, देन ऑटोमेटिकली हमारे फूड प्राइस बढ़ जाएंगे, तो इट इंक्रीज द बर्डन ऑन पीपल्स पॉकेट, नॉर्मल जो लोग हैं उनके ऊपर बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उन्हें फूड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग फूड स्केर्सिटी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। स्मॉल फार्मर्स कैन ऑल्सो फेस डेप्थ इशू, जो स्मॉल फार्मर्स होंगे, छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हें डेप्थ इशू फेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो क्या पता उनकी चीज़ें कम बिकेंगी, हो सकता है ना, फूड स्केर्सिटी हो जाएगी, चीज़ें कम बिकेंगी, तो उनको क्या पता नहीं चीज़ों को प्रॉपर दाम ना मिल पाए, मिडल मैन ही खा जाएँ, तो ये सारी चीज़ें उन्हें स्मॉल फार्मर्स को डेप्थ इशू फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और लाइफ स्टॉक बिकम मैंडेटरी फॉर नेचुरल फार्मिंग, है ना, लाइफ स्टॉक को हम मैंडेटरी बना रहे हैं नेचुरल फार्मिंग, दे ऑल्सो रिलीज, जो लाइफ स्टॉक होता है
उसको हम मैंडेटरी बना रहे हैं कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें हम लाइफ स्टॉक को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अब हम क्या है लाइफ स्टॉक को यूज़ करेंगे तो हमारी नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है वो और अच्छा होगा। लेकिन ऐसा तो है जो लाइफ स्टॉक है वो मीथेन को रिलीज़ करता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, इमिशन गैस है। डेवलप नेशन ब्लेम ऑन डेवलपिंग नेशंस, और जो डेवलप नेशन है वो ब्लेम करते हैं डेवलपिंग नेशंस को। ठीक है, लाइफ स्टॉक इमिशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस में लाइफ स्टॉक जो डेवलप्ड नेशन ब्लेम ऑन डेवलपिंग नेशन, उनका मानना है कि जो लाइफ स्टॉक है उन्हीं की वजह से जो डेवलपिंग नेशन उनमें वहाँ पर लाइफ स्टॉक है, मतलब जानवर हैं, पशु हैं, वो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। फार्मर हैव अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट नेचुरल फार्मिंग। फार्मर्स के पास जो है नेचुरल फार्मिंग को लेकर अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, बिकम द थॉट केमिकल फर्टिलाइज़र आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर हाई प्रोडक्टिविटी। वो अभी भी ये सोचते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा बढ़िया है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की कमी। लैक ऑफ वाटर फैसिलिटी फॉर नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के लिए हमारे पास वाटर नहीं है, हमारे पास वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है। कहीं पर तो राजस्थान जैसे एरिया में तो पानी की बहुत ही ज़्यादा स्केर्सिटी है, तो नेचुरल फार्मिंग में वाटर की बहुत ज़रूरत होगी। ठीक है, मॉनसून इतने अच्छे होते नहीं हैं। ठीक है, फॉर नेचुरल फार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द एनवायरमेंट एंड नॉर्मल पैटर्न, सो नेचुरल फार्मिंग मोर डिपेंड ऑन क्लाइमेट। और क्लाइमेट चेंज से पूरा नेचुरल पैटर्न अफेक्ट हो रहा है, तो हमारी जो नेचुरल फार्मिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट पर डिपेंड होगी, लेकिन क्लाइमेट अच्छे से फंक्शन कर ही नहीं रहा है, तो हमें स्केर्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये हमारी नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्कशन था, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, एक अच्छी कमेंट करना, और थैंक यू।